नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। यदि आप यूरोपियन आर्ट के प्रेमी हैं तो निश्चित रूप से विंसेंट वैन गॉग के कार्यों को देखना आपकी बकेट लिस्ट में होगा। एम्स्टर्डम में वैन गॉग संग्रहालय में स्टारी नाइट्स या सनफ्लावर्स देखने के लिए न्यूयॉर्क में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट की यात्रा बहुत दूर हो सकती है, लेकिन अब वैन गॉग 360 डिग्री भारत में आ गया है। जी हाँ, ये आर्ट एक्सपीरियंस 2023 में मुंबई में डच पोस्ट इंप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट के काम का प्रदर्शन करेगा। वैन गॉग 360 डिग्री पश्चिमी कला के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली शख्सियतों में से एक के काम की विशेषता वाला एक व्यापक अनुभव वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अगले साल की शुरुआत में मुंबई में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है। प्रदर्शनी उनके 300 से अधिक लोकप्रिय कार्यों को एक गतिशील शो में एक साथ लाती है, जिसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहले से ही प्रदर्शित किया जा चुका है। शो के लिए संभावित तारीखें 20 जनवरी से 3 फरवरी 2023 है और टिकट 19 नवंबर को दोपहर 2 बजे लाइव हो चुकी है। वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करते हुए वैन गॉग 360 डिग्री से एक मल्टीमीडिया इमर्सिव आर्टिस्टिक इवेंट बनाने की उम्मीद है, जो वैन गॉग के सबसे प्रतिष्ठित कार्यों के आंखों को लुभाने वाले रंगों को जीवन में लाएगी। ये प्रदर्शनी वैन गॉग की कला को 3D फॉर्मेट में दिखाने के लिए प्रक्षेपण तकनीक का भी उपयोग करेगी। अनुभव का वर्णन करते हुए वैन गॉग 360 डिग्री ने अपनी वेबसाइट में कहा कि इमर्सिव आर्ट सीरीज अपने क्लासिक अर्थ में एक प्रदर्शनी नहीं है। ये मल्टीमीडिया कला का एक प्रामाणिक टुकड़ा है, जो चित्रों की प्रदर्शनी को भौतिक स्थान के साथ जोड़ती है जिसमें वो अनुमानित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने सोमवार को चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले उन्हें शनिवार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उन्होंने शुक्रवार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। गोयल की 31 दिसंबर 2022 को 60 साल की आयु में सेवानिवृत्ति होनी है। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी थे। वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा होंगे। सरकार ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से गोयल की नियुक्ति की जानकारी दी। चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की घोषणा तब की गई है जब अगले महीने गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच विधानसभा चुनाव है। वहीं इसके नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। अरुण गोयल जिम्मेदारी संभालने के बाद अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के प्रबल दावेदार होंगे। राजीव कुमार का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है। सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से मई से सेवानिवृत्ति हुए थे। तब से निर्वाचन आयोग के आयुक्तों में से एक पद खाली था। उनके स्थान पर राजीव कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले तक अरुण गोयल भारी उद्योग सचिव की भूमिका में थे। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय में भी काम किया है। गोयल दिसंबर 2027 तक निर्वाचन आयोग में सेवाएं देंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मैच रविवार को खेला गया। इसमें भारतीय टीम ने 65 रनों से जीत दर्ज की। ये न्यूजीलैंड की धरती पर T20 में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत है। इस मैच में भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार पारी खेली। उन्होंने 51 गेंदों पर नाबाद 111 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 7 छक्के लगाए। सूर्या ने अपने शुरुआती 50 रन 32 गेंदों में पूरे किए थे, मगर अगले 50 रन उन्होंने महज 17 गेंदों में ही ठोककर शतक पूरा किया। किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। सूर्य कुमार का ये T20 अंतर्राष्ट्रीय में दूसरा शतक है। सूर्य कुमार ने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ 55 गेंदों में 117 रन की पारी खेली थी। इस तरह से सूर्य कुमार एक साल में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2 शतक लगाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले 2018 में रोहित शर्मा ने ऐसा किया था। 32 साल के सूर्य कुमार यादव के 2022 के T20 इंटरनेशनल के प्रदर्शन को देखें तो वो अब तक 30 मैच की 30 पारियों में 1151 रन बना चुके हैं। 2 शतक और 9 अर्धशतक जड़े। स्ट्राइक रेट 188 का है। 105 चौके और 67 छक्के लगाए हैं।
मुंबई के सूर्य कुमार यादव ने पिछले ही साल मार्च में T20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से रोजाना लोकल में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही व्यस्त हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से साइबर सिटी के लिए 28 किलोमीटर लंबी मेट्रो कॉरिडोर परियोजना शुरू हो जाएगी, जिसे आखिरकार सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमति मिल गई है। आगामी परियोजना की सराहना करते हुए कौशल ने कहा कि नया मेट्रो रेल गलियारा गुरुग्राम और आसपास के छात्रों, महिलाओं, कामकाजी वर्ग और कार्यालय जाने वालों की मदद करेगा। कौशल के हवाले से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये पूरे गुरुग्राम शहर को कवर करेगी। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा की जनता को विशेष रूप से गुरुग्राम और इसके आसपास रहने वालों के लिए कुशल और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था प्रदान करेगी। मेट्रो रेल परियोजनाओं को कई प्रोसेस के बाद पास किया जाता है, जिसमें अंतर मंत्रालय परामर्श और सार्वजनिक निवेश बोर्ड, भारत सरकार का अनुमोदन शामिल है। निदेशक मंडल की 50वीं बैठक के दौरान HMRTC के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने ये बात कही। कौशल ने आगे कहा कि गुरुग्राम के रेजांगला चौक से द्वारका के सेक्टर 21 तक मेट्रो कॉरिडोर को पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंजूरी दे दी है और इसे मंजूरी के लिए भारत सरकार को भी भेजा जा रहा है। ये गुरुग्राम से IGI हवाई अड्डे तक भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि हासिल होने जा रही है। इसरो 26 नवंबर 2022 श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओशन सेट 3 और 8 नैनो उपग्रहों के साथ PCLV-C54 और EOS-06 लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन को लॉन्च करने के बाद इसरो एक और इतिहास रच देगा। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ये शनिवार की सुबह 11:56 पर लॉन्च किया जाएगा। इस लॉन्चिंग को लेकर इसरो के अधिकारियों ने बताया कि उनकी तरफ से लॉन्च होने जा रहे PSLV-C54 EOS-06 में ओशन सेट 3 के साथ 8 नैनो उपग्रह भी लॉन्च होंगे, जिसमें भूटान सेट, पिक्सल से आनंद, ध्रुव अंतरिक्ष से 2 थाई बोल्ट और 4 एस्ट्रोकास्ट शामिल है। इसरो ने 18 नवंबर को देश का पहला निजी स्पेस द्वारा बनाया गया रॉकेट विक्रम S सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ऐसा करके भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच दिया है। बता दें कि इस रॉकेट को स्काई रूट एरोस्पेस ने तैयार किया है। इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए मिशन को प्रारंभ रखा गया है। विक्रम सीरीज में 3 रॉकेट हैं, विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3। इन तीनों की लॉन्चिंग से पहले विक्रम S रॉकेट की लॉन्चिंग की गई। इसकी पीक वेलोसिटी 5 मैक है। ये साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज है। इस कमाल के रॉकेट को 200 इंजीनियर्स की टीम ने 2 साल की मेहनत में तैयार किया है। इसे बनाने वाली कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस का ये दावा है कि इस कैटेगरी में ये दुनिया का सबसे सस्ता रॉकेट है। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन समारोह हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कहा कि क्षेत्रीय सिनेमा और अन्य जिन्हें कहीं और मंच नहीं मिल पाता, वो गोवा के IFFI में पहुंचे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं। त्योहार खरीदारों के लिए एक बाजार भी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का कंटेंट हब बन सकता है। हमारे पास फिल्म उद्योग सर्वश्रेष्ठ शूटिंग स्थलों से लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के लिए आवश्यक सब कुछ है। प्रोत्साहन और फिल्म सुविधा के संबंध में सरकार से जो भी आवश्यक होगा हम करेंगे। 40% से अधिक काम महिलाओं से आता है। 1000 आवेदनों में से 75 रचनात्मक दिमाग चुने गए और सबसे छोटा 18 साल का था। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में अभिनेता अजय देवगन बोले कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहीं अभिनेता मनोज बाजपेयी ने कहा कि ये गर्व की बात है कि हम इतना बड़ा फिल्म महोत्सव आयोजित करते हैं, जहां दुनिया भर के फिल्म निर्माता अपनी फिल्में दिखाते हैं। अभिनेत्री सारा अली खान ने कहा कि मैं भारतीय फिल्म बिरादरी का हिस्सा बनकर काफी खुश हूँ। मैं उत्साहित हूँ कि मुझे IFFI में प्रेरक गीतों पर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। गीतकार प्रसून जोशी ने कहा कि मैं यहाँ हर साल आता हूँ। इस बार इसे और अधिक व्यवस्थित और संरचित देखकर बहुत अच्छा लगा।
मैं दुनिया भर से आने वाले लोगों को देखकर बहुत खुश हूँ। उत्तराखंड में सीमांत जिले पिथौरागढ़ से पलायन का मुख्य कारण बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का ना होना है। कोरोना काल के दौरान घर लौटे एक युवा ने इन सब परेशानियों को महसूस करते हुए एक संकल्प लिया और मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़कर उन्होंने पिथौरागढ़ में ही एक संस्थान की स्थापना कर सीमांत के युवाओं को जिले में ही एक बेहतर विकल्प देने की ठानी। आपको बताते हैं देवाशीष पंत के बारे में, जिनकी जिद और संकल्प का नतीजा है कि आज उनका संस्थान 50 से अधिक युवाओं को रोजगार दे रहा है और सीमांत के होनहार बच्चे घर में ही रहकर रोजगार परक शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में देश विदेश में अच्छे पैकेज और पद पर कार्य कर रहे देवाशीष जब साल 2020 में लगे कोरोना लॉकडाउन के चलते अपने घर पिथौरागढ़ वापस लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि जिले के लाखों होनहार युवा यही रहकर कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन रोजगार और अच्छी शिक्षा ना होने के चलते वो पहाड़ छोड़ने को मजबूर हो गए। देवाशीष पंत को लगा कि अगर पिथौरागढ़ जैसे छोटे शहर में यहाँ के युवाओं को रोजगार के बेहतर विकल्प और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तभी से उन्होंने वहाँ पर उच्च शिक्षा देने की पहल शुरू की और उसी का नतीजा ये रहा कि उनका शुरू किया गया मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट को पिथौरागढ़ के पहले प्राइवेट महाविद्यालय के रूप में मान्यता मिली। अभी कॉलेज SSJ यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय हिंद।